ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है डीप डाइव ऑन गोडरेज कंज्यूमर। नमस्कार सभी को, ईपीके कैपिटल के डीप डाइव वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट कुणाल हूं। इस श्रृंखला में हम प्रत्येक दिन एक कंपनी का विश्लेषण बेंजामिन ग्राहम द्वारा सुरक्षा विश्लेषण के आधार पर करते हैं। आज हम गोदरेज कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे। गोदरेज लेगेसी, विश्वास की नींव। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या जीसीपीएल एक ऐसी कंपनी है जिसकी इतिहास भारत के अपने सफर से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। गोदरेज ग्रुप की कहानी 1857 में शुरू होती है, एक ऐसे युग में जब देश में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे थे। इसके संस्थापक अर्देशिर गोदरेज एक वकील से उद्यमी बने थे, जिनकी प्रारंभिक असफलताएं उन्हें हतोत्साहित नहीं कर सकीं। उन्होंने अपनी पहली सफलता ताले के व्यवसाय में प्राप्त की, लेकिन नवाचार और सामाजिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने जल्दी ही समूह को अलग कर दिया। 1918 में कंपनी ने दुनिया का पहला साबुन लॉन्च किया जो सब्जी के तेल से बना था। यह नवाचार का एक कदम था और साथ ही स्वदेशी आंदोलन के प्रति समर्थन का एक मजबूत संकेत भी था। विश्वास और ईमानदारी की यह गहरी जड़ें वाली विरासत केवल एक ऐतिहासिक फुटनोट नहीं है, यह उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में एक मौलिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। एक सदी पुराना ब्रांड जिसे प्रतिदिन 600 मिलियन से अधिक लोग भरोसे के साथ उपयोग करते हैं, ऐसी ग्राहक निष्ठा और ब्रांड मूल्य का स्तर कायम कर सकता है जो नए कंपनियों के लिए बहुत कठिन है। यह ट्रस्ट एक महत्वपूर्ण, हालांकि अमूर्त संपत्ति है जो जीसीपीएल की बाजार स्थिति का आधार है। कंपनी और इसके प्रमोटर आज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड एक केंद्रित फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी इकाई है। इसकी स्थापना 2001 में गोदरेज सोप्स लिमिटेड से रणनीतिक डेमर्जर के बाद हुई, जिससे यह अपने मुख्य उपभोक्ता सामना करने वाले व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित कर सके। जीसीपीएल मुख्य रूप से 3 प्रमुख क्षेत्रों में कार्यरत है: घरेलू कीटनाशक, हेयर केयर और पर्सनल केयर, जहां यह कई बाजारों में नेतृत्व पदों पर है। कंपनी की स्वामित्व संरचना इसकी रणनीतिक दिशा में एक महत्वपूर्ण कारक है। गोदरेज परिवार मुख्य शेयरधारक बना रहता है, जो होल्डिंग कंपनी गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। एक हालिया और उल्लेखनीय विकास परिवार व्यवसाय का पुनः संयोजन है, जिसमें आदित्य गोदरेज और नादिर गोदरेज ने सूचीबद्ध संस्थाओं का नियंत्रण संभाला, जिसमें जीसीपीएल भी शामिल है, जबकि अन्य परिवार के सदस्य अनुसूचित व्यवसायों की देखरेख करते हैं। यह रणनीतिक विभाजन एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आंतरिक मतभेद का कार्य नहीं है, बल्कि एक सक्रिय भविष्य दृष्टिकोण वाला कदम है, जिसका उद्देश्य संभावित हितों के टकराव को खत्म करना और स्वामित्व को प्रत्येक भाग के लिए स्पष्ट दृष्टि के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करना है। यह निर्णय, जिसे सम्मानजनक और विचारशील कहा गया है, जीसीपीएल को अधिक रणनीतिक फोकस और लचीलापन प्रदान कर सकता है, जिससे दीर्घकालिक मूल्य सृजन में तेजी आ सकती है। यह अन्य पारिवारिक व्यवसाय साम्राज्यों में देखी गई गड़बड़ी और सार्वजनिक विभाजन से स्पष्ट रूप से भिन्न है, जो एक परिपक्व और जानबूझकर दृष्टिकोण को दर्शाता है। संख्याओं का विश्लेषण, 10 वर्षों का वित्तीय विश्लेषण, एक उच्च स्तरीय अवलोकन गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का पिछले दशक का विश्लेषण दोहरी कथा को दर्शाता है। स्थिर शीर्ष लाइन राजस्व वृद्धि के साथ साथ महत्वपूर्ण निचले स्तर की अस्थिरता के द्वार। कंपनी ने अपनी बिक्री बढ़ाने में उल्लेखनीय क्षमता दिखाई है, जो वित्तीय वर्ष 2014 में लगभग R7 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025 में R14,000 करोड़ से अधिक हो गई है। ये भारत और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में मजबूत और विस्तारित उपस्थिति का संकेत है। हालांकि वित्तीय प्रदर्शन का करीब से निरीक्षण एक अधिक जटिल तस्वीर दिखाता है। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में समेकित राजस्व में 10% की साल दर साल वृद्धि हुई, फिर भी शुद्ध लाभ स्थिर रहा। बिक्री और लाभ के बीच इस विचलन का सीधा कारण मार्जिन दबाव है, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय असामान्यता वित्त वर्ष 2024 में रिपोर्ट किए गए शुद्ध घाटे हैं। कंपनी के वित्तीय विवरणों की गहरी जांच से पता चलता है
कि यह उसकी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों की विफलता का परिणाम नहीं था, बल्कि मार्च 2024 की तिमाही में अन्य आय के तहत वर्गीकृत आर्स 300 करोड़ से अधिक की एक विशाल एकमुश्त गैर ऑपरेशनल हानि थी। यह आंकड़ा संभवतः एक बड़े लेखा रद्दीकरण, परिसंपत्ति इम्पेयरमेंट या एक असाधारण मुकदमेबाजी समझौते से संबंधित है, क्योंकि इसी तरह का एक आइटम वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में भी देखा गया था। यह गैर बारंबार घटना को कंपनी की स्थायी लाभप्रदता से अलग करना महत्वपूर्ण है। जीसीपीएल का परिचालन लाभ मार्जिन पारंपरिक रूप से 1865 से 22% के बीच रहा है। हालांकि हाल के रिपोर्टों ने एक गिरावट को उजागर किया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही में EBITDA मार्जिन में 260 आधार अंकों की कमी हुई है। इस दबाव का कारण भारतीय व्यवसाय में मांग की बाधाएं और उच्च लागत वाली कच्चे माल की इन्वेंट्री का प्रभाव है। कंपनी का रणनीतिक ध्यान मात्रा वृद्धि पर केंद्रित है, विशेष रूप से मूल्य संवेदनशील बाजारों में, जो कभी-कभी अल्पकालिक लाभप्रदता के नुकसान पर होता है। यह एफएमसीजी कंपनियों के लिए एक सामान्य व्यापार है और यह समझाता है कि मजबूत बिक्री वृद्धि हमेशा तुरंत शुद्ध लाभ में समान वृद्धि नहीं ला सकती। आरण और वित्तीय लाभांश वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है आरण से इक्विटी अनुपात। पिछले 5 वर्षों में जीसीपीएल का आरण ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जो वित्तीय वर्ष 2025 में 83.7% पर पहुंच गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023 में यह 8.3% का न्यूनतम स्तर था। जबकि यह एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है, यह समझना आवश्यक है कि संदर्भ क्या है। कंपनी का आरण स्तर अभी भी उपभोक्ता वस्त्र क्षेत्र के मीडियन 27.6% के समान है। आरण में वृद्धि संचालनात्मक संकट का संकेत नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक पसंद है। जीसीपीएल इस पूंजी का उपयोग प्रमुख पहलुओं के लिए कर रहा है, जिसमें रेमंड के उपभोक्ता देखभाल व्यवसाय का RS2 और 725 करोड़ में अधिग्रहण शामिल है, जिसने अपने पोर्टफोलियो में पार्क एवेन्यू और कामसूत्र जैसी ब्रांडें जोड़ी हैं। ये बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय में भी निवेश कर रहा है, जैसे कि इंडोनेशिया में RS2 50 करोड़ की नई विनिर्माण सुविधा, ताकि अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके। इस भविष्य की वृद्धि में निवेश से जरूरी रूप से आरण और वित्त लागत बढ़ती है, लेकिन इसे दीर्घकालिक विस्तार के लिए एक आवश्यक समझौता माना जाता है। चार्ट क्या कहता है? तकनीकी विश्लेषण जीसीपीएल के स्टॉक चार्ट का तकनीकी विश्लेषण निवेशक भावना और मूल्य क्रिया का एक झलक प्रदान करता है। इस स्टॉक ने मजबूत दीर्घकालिक प्रदर्शन दिखाया है, जिसमें लगभग 86% की प्रभावशाली 5 वर्षीय वापसी है। इसका ऑल टाइम हाई RS580 बॉटम चांच पर पहुंचा, जो भविष्य की कीमत आंदोलनों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर है। समर्थन और प्रतिरोध स्तर मूल्य चार्ट का विश्लेषण कई प्रमुख स्तरों को दर्शाता है, जिन्हें निवेशक देख रहे हैं। प्रतिरोध स्तर तत्काल प्रतिरोध RS8.265 से RS8-300 के बीच है। इस सीमा से ऊपर निरंतर ब्रेक से ऊपर की प्रवृत्ति जारी रहने का संकेत मिल सकता है। अगला प्रमुख प्रतिरोध सभी समय के उच्चतम स्तर RS127.5 पर है। समर्थन स्तर प्राथमिक समर्थन क्षेत्र RS200 के आसपास है। इसके बाद RS160 से RS180 के बीच एक मजबूत बैंड है। ये स्तर ऐतिहासिक रूप से फर्श के रूप में कार्य करते हैं, जहां खरीदारी की रुचि उत्पन्न हुई है। प्रमुख तकनीकी संकेतक RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI एक मोमेंटम ऑसिलेटर वर्तमान में 18.3 से 109 के मध्य है। यह पढ़ाई दर्शाती है कि स्टॉक न तो अधिक खरीदा गया है और न ही अधिक बेचा गया है, जो एक समतलता और समेकन के काल को संकेत करता है, न कि किसी मजबूत दिशा में प्रवृत्ति। मूविंग एवरेजेस का उपयोग कीमत डेटा को स्मूथ करने और रुझान पहचानने के लिए किया जाता है। वर्तमान में स्टॉक कुछ अल्पकालिक मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज SMA जैसी प्रमुख दीर्घकालिक औसत से ऊपर बना हुआ है। ये मिश्रित संकेत दर्शाते हैं कि स्टॉक वर्तमान में एक समेकन चरण में है। बाजार हाल की जानकारी को पचा रहा है, जैसे कि नवीनतम तिमाही परिणाम और मूल्यांकन संबंधी चिंताएं, और एक नए उत्प्रेरक का इंतजार कर रहा है ताकि वह स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ सके। द बेंजामिन ग्राहम मेथड एक मूल्य निवेशक का दृष्टिकोण। एक पारंपरिक मूल्य निवेशक के दृष्टिकोण से जीसीपीएल का विश्लेषण
एक महत्वपूर्ण विरोधाभास प्रस्तुत करता है। यह दृष्टिकोण, जिसे बेंजामिन ग्राहम ने शुरू किया था, सुरक्षा का मार्जिन के साथ स्टॉक्स खरीदने का समर्थन करता है, अर्थात किसी स्टॉक को उसकी आंतरिक मूल्य से काफी नीचे कीमत पर खरीदना। इस विधि में रक्षा निवेश की पहचान करने के लिए मापने योग्य मानदंडों का उपयोग किया जाता है। ग्राम चेकलिस्ट का अनुप्रयोग ग्राम के सिद्धांतों का जीसीपीएल के स्टॉक पर व्यवस्थित रूप से अनुप्रयोग निम्नलिखित दर्शाता है। आय स्थिरता। कंपनी सामान्यतः इस मानदंड को पार कर जाती है क्योंकि इसका लाभप्रदता का लंबा इतिहास है। वित्तीय वर्ष 2024 का घाटा एक अस्थायी घटना थी जो इसकी मुख्य आय क्षमता में किसी भी तरह के टूटने को दर्शाता नहीं है। वित्तीय स्थिति। यह वह जगह है जहां कंपनी परीक्षा में फेल हो जाती है। ग्रैहम के औद्योगिक कंपनियों के लिए नियमों के अनुसार चालू संपत्तियों को कम से कम चालू देनों का दोगुना होना चाहिए। जीसीपीएल का चालू अनुपात 1.0 है, जो इस आवश्यकता में फेल हो जाता है। इसके अलावा, जबकि ग्रैहम के अर्न पर नियमों में कुछ लचीलापन है, इसकी अर्न से इक्विटी अनुपात में हालिया वृद्धि इसे उद्योग के उच्चतम स्तर पर ले जाती है, जो एक रूढ़िवादी निवेशक के लिए चिंता का विषय हो सकता है। मझोली मूल्यांकन। यह सबसे बड़ा अवरोध और एक मुख्य विवाद का विषय है। ग्रैहम सुझाते हैं कि मूल्य से आय पीई अनुपात 15 से नीचे हो और मूल्य से बुक पीबी अनुपात 1.5 से नीचे हो। जीसीपीएल का वर्तमान पीई अनुपात 67.4 से 81.9 के बीच है, जबकि इसका पीबी अनुपात 10.3 से 10.7 है। ये संख्याएं ग्रैहम की सुझाई गई सीमा से कई गुना अधिक हैं। मूल्यांकन। इस विश्लेषण में मुख्य संघर्ष ये है कि एक रक्षात्मक उपभोक्ता वस्तु कंपनी ऐसी मूल्यांकन पर ट्रेड कर रही है जो आमतौर पर उच्च विकास तकनीक या विघटनकारी कंपनियों के लिए आरक्षित होती है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो डीसीएफ मूल्यांकन मॉडल कंपनी के आंतरिक मूल्य का अनुमान लगभग आर और साढ़ समतिमन प्रति शेयर लगाता है, जो संकेत देता है कि स्टॉक से 60% अधिक मूल्यवान है अपनी वर्तमान बाजार कीमत की तुलना में। उच्च मूल्यांकन को उसके साथियों की तुलना में भी उजागर किया गया है। बाजार जीसीपीएल को वर्तमान वित्तीय मापदंडों के लिए नहीं, बल्कि इसकी भविष्य की विकास क्षमता के लिए महत्वपूर्ण प्रीमियम दे रहा है। निवेशक कंपनी की रणनीतिक दृष्टि को लागू करने और विशाल कम पहुंच वाले भारतीय और उभरते बाजारों का लाभ उठाने की क्षमता पर दांव लगा रहे हैं, जिसे रूढ़िवादी मूल्यांकन मॉडल पूरी तरह से नहीं पकड़ पा सकते हैं। केस फॉर और के खिलाफ एक संतुलित दृष्टिकोण बुल केस आशावादी होने के कारण जीसीपीएल के लिए एक प्रेरक तर्क इसकी रणनीतिक निष्पादन और विकास चालक के इर्द गिर्द घूमता है। कंपनी के पास बाजार हिस्सेदारी और लाभप्रदता बढ़ाने की स्पष्ट योजना है, जिसमें एसकेयू तर्कसंगतकरण के माध्यम से दक्षता पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, जिसने इंडोनेशिया में स्टॉक कीपिंग यूनिट्स को 23% से अधिक कम किया है। ये भारत में प्रोजेक्ट विस्तार जैसी पहलों के माध्यम से अपने ग्रामीण पदचिह्न का भी आक्रामक रूप से विस्तार कर रहा है, जिसका उद्देश्य एक विशाल उपभोक्ता आधार के लिए पहुंच बढ़ाना है। जीसीपीएल का अंतर्राष्ट्रीय पदचिह्न एक महत्वपूर्ण विकास इंजन है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार इसकी आय का 40% से अधिक योगदान देते हैं। इंडोनेशिया में नई विनिर्माण सुविधा में हाल ही में 850 करोड़ का निवेश इसके उस बाजार के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसके अलावा कंपनी का ध्यान विघटनकारी नवाचार और रणनीतिक अधिग्रहण पर है, जैसे कि रेमंड के उपभोक्ता देखभाल व्यवसाय का अधिग्रहण, जो पुरुष ग्रूमिंग और यौन स्वास्थ्य जैसे नए उच्च वृद्धि श्रेणियों को खोल रहा है। बियर केस निराशावादी होने के कारण अपनी ताकतों के बावजूद कई जोखिम जीसीपीएल के प्रदर्शन के लिए चुनौती प्रस्तुत कर सकते हैं। कंपनी वर्तमान में महत्वपूर्ण निकटकालिक बाधाओं का सामना कर रही है, जिसमें उच्च कच्चे माल की लागत के कारण चल रहे मार्जिन दबाव और इंडोनेशिया जैसे बाजारों में तीव्र मूल्य आधारित प्रतिस्पर्धा शामिल है। इससे सीधे तौर पर लाभप्रदता प्रभावित हुई है, जो कुछ समय में स्थिर या घटती भी देखी गई है। हालांकि सबसे बड़ा चिंता का विषय स्टॉक का उच्च मूल्यांकन है। उच्च पीई और पीबी अनुपात अपने साथियों की तुलना में यह संकेत देते हैं कि इस स्टॉक के लिए त्रुटि की बहुत कम गुंजाइश है।
यदि उच्च विकास अपेक्षाओं को पूरा करने में विफलता या इसके मुख्य बाजारों में धीमापन आता है तो यह एक महत्वपूर्ण सुधार की ओर ले जा सकता है। अंत में कंपनी पर एक बड़ा कानूनी जोखिम मंडरा रहा है जो विषैले हेयर रिलैक्सर मुकदमों के रूप में है। पूरा चित्र महत्वपूर्ण जांचें, स्कैंडल और विवाद, एक सावधानीपूर्वक विश्लेषण के लिए किसी भी बड़े स्कैंडल या विवाद की जांच आवश्यक है। GCPL के लिए सबसे महत्वपूर्ण और चल रहे कानूनी मुद्दे संयुक्त राज्य अमेरिका में उसकी सहायक कंपनी स्ट्रेंथ ऑफ नेचर के साथ एक मल्टी डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन है। इस मुकदमे में, जिसमें 10,000 से अधिक वादी शामिल हैं, आरोप लगाया गया है कि हेयर रिलैक्सर उत्पादों में मौजूद एंडोक्राइन डिसरप्टिंग रसायनों ने गर्भाशय और अंडाशय के कैंसर का कारण बना। जबकि कंपनी इन आरोपों से इनकार करती है और अभी तक कोई समझौता या निर्णय नहीं हुआ है। दावों का विशाल पैमाना और संभावित भविष्य की बड़ी देनदारियों की संभावना इसे एक गंभीर, अनिर्धारित वित्तीय जोखिम बनाती है। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि गोडरेज प्रॉपर्टीज से संबंधित देरी और परियोजना निष्पादन से जुड़े विवाद एक अलग सूचीबद्ध कंपनी के हैं जो गोडरेज समूह का हिस्सा है और GCPL से संबंधित नहीं है। GCPL अपने हिस्से के लिए सामान्यतः अच्छी तरह से सम्मानित कॉरपोरेट गवर्नेंस ढांचे का पालन करता है, जिसे वित्तीय वर्ष 2023 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस प्राप्त हुआ है। वैश्विक बाजार स्थिति। GCPL वैश्विक उपभोक्ता वस्तु बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जिसकी उपस्थिति 85 से अधिक देशों में है। यह भारत और इंडोनेशिया में घरेलू कीटनाशकों में बाजार का नेता है और अफ्रीकी मूल की महिलाओं के लिए हेयर केयर बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी है। उभरते बाजारों पर इसका ध्यान इसकी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि का मुख्य चालक रहा है। हालांकि इसकी स्थिरता प्रथाओं में सुधार के लिए एक उल्लेखनीय क्षेत्र है। वर्ल्ड बेंचमार्किंग अलायंस द्वारा हाल ही में किए गए मूल्यांकन में GCPL को औसत से नीचे स्कोर मिला है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इसमें वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, पानी के उपयोग में सुधार करने और श्रमिक स्वास्थ्य और मानवाधिकारों के प्रति मजबूत सार्वजनिक प्रतिबद्धताएं बनाने जैसे क्षेत्रों में सुधार की संभावनाएं हैं। ऐसे माहौल में जहां उपभोक्ता और निवेशक पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG कारकों को प्राथमिकता दे रहे हैं, यह एक शक्तिशाली नई प्रतिस्पर्धात्मक दीवार बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर चूकने और दीर्घकालिक रूप में ब्रांड की प्रतिष्ठा के लिए एक संभावित जोखिम प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष। एक संतुलित सारांश। गोडरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक प्रतिष्ठित भारतीय कंपनी है जिसकी गहरी विरासत में भरोसा और नवाचार शामिल है। विश्लेषण से पता चलता है कि कंपनी के पास विकास के लिए स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोण है जो निरंतर राजस्व वृद्धि, पूंजी निवेश के लिए सावधानीपूर्वक योजना और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति द्वारा समर्थित है। कंपनी सक्रिय रूप से परिचालन दक्षताओं को सुधार रही है और नए उच्च गति वर्गों में विस्तार कर रही है। हालांकि यह आशाजनक तस्वीर अपनी जटिलताओं से मुक्त नहीं है। व्यवसाय निकट भविष्य में लाभप्रदता के सामने चुनौतियों का सामना कर रहा है और पारंपरिक मूल्य निवेश दृष्टिकोण से स्टॉक अपनी मौलिक मूल्य से काफी अधिक प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। बाजार का मूल्यांकन कंपनी की विकास रणनीति के फ्लॉलेस निष्पादन को मान रहा है, जिससे त्रुटि का बहुत कम मौका बचता है। इसके अतिरिक्त अनसुलझे हेयर रिलैक्सर मुकदमों का एक महत्वपूर्ण और अनिर्धारित जोखिम है जो भविष्य में कंपनी के वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। अंतिम दृष्टिकोण और अस्वीकरण। GCPL उन निवेशकों के लिए एक स्टॉक है जो इसकी दीर्घकालिक विकास कहानी में विश्वास करते हैं और इसकी वर्तमान उच्च मूल्यांकन से सहज हैं। निवेश का सिद्धांत कंपनी की रणनीतिक वादों को पूरा करने और अपनी आय वृद्धि को स्थायी, दीर्घकालिक लाभप्रदता में परिवर्तित करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। यह रिपोर्ट केवल जानकारी और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की वित्तीय सलाह या सिफारिश नहीं है। यहाँ प्रस्तुत विश्लेषण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा पर आधारित है और इसमें भविष्य सूचक वक्तव्य हो सकते हैं।
स्टॉक मार्केट में निवेश स्वाभाविक जोखिमों से भरा होता है और किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपनी स्वयं की उचित जांच पड़ताल करना या एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना आवश्यक है। और यह था इस वीडियो के लिए हमारा सब कुछ। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगी हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस कंपनी का विश्लेषण चाहते हैं।